नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आज हम एक सीटेट का जो है नया टॉपिक जल लेकर के आए हैं। इससे पहले हम भोजन, उसके बाद जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे और परिवार एवं मित्र चैप्टर पर बात कर चुके हैं। ये मेन थीम है जल। आज हम इस पर पूरे डिटेल के साथ हम बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट है उसको आज हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। और जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आता ही आता है। तो आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जल, यानी कि वाटर। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। सीटेट की तैयारी आपको इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। सीडीपी, ईपीएस, हिंदी, मैथ और संस्कृत सभी का तैयारी आपको करवाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बताया जाएगा आपको। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, पृथ्वी पर जल का वितरण, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर जो है 71% भाग पर क्या है, जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह जो है 71% भाग जल से ढका हुआ और 29% भाग स्थल यानी जमीन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यादातर नीला भाग ये पृथ्वी पर जो जल को दर्शाता है। ज्यादातर यानी 71% भाग पृथ्वी पर क्या है, जल है और 29% भाग पर स्थल यानी कि जमीन है। जल जो है केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति सभी के जीवन के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। आप नोट कर लीजिए। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे जल के प्रकार और उपलब्धता। पृथ्वी पर पाया जाने वाला अधिकांश जल समुद्र और महासागरों में है। कहाँ पर है, पृथ्वी पर ज्यादातर जल जो है कहाँ पर है, समुद्र और महासागर में है। जो क्या है, बहुत ही खारा, यह जल साल्टी होता है यानी खारा होता है, इसलिए इसे सीधे पीने या उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, समुद्र के जल को क्या होता है, पूरा खारा होता है, जिसको हम पीने में जो है यूज नहीं करते हैं, क्योंकि और जो है ये सबसे ज्यादा भाग पर जल है। ठीक है, जो खारा है समुद्र और महासागर में। अब शुद्ध जल यानी फ्रेश वाटर मुख्य रूप से किन स्थानों पर हमें मिलता है, तो यहाँ पर देख लीजिए। फ्रेश वाटर जो है ध्रुवों यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में जमी हुई। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल कहने का मतलब यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी यानी ऊपर आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इनके चारों ओर समुद्र है। नॉर्थ पोल के चारों ओर जो है कौन सा समुद्र है, आर्कटिक महासागर है। कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक ओशियन से ये ढका हुआ है। ठीक है, पूरा चारों ओर इसको चारों तरफ क्या है, आर्कटिक ओशियन है। नॉर्थ पोल में यानी उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, सतह पर जो है बर्फ की मोटी परत जमी रहती है, जैसे यह यही उत्तरी ध्रुव का है। दक्षिणी ध्रुव में भी ऐसा ही है। तो इसी तरह का वहां पे जो है वातावरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के उदाहरण के लिए यहाँ पर लगा, इसी तरह से है सेम। ठीक है, और ये तो हिमालय है ग्लेशियर के रूप में जो पानी है। सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के बारे में जान लिए। उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव पर यानी सबसे साउथ पोल, सबसे ऊपरी भाग पर है। ठीक है, और ये आर्कटिक महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है और इस पर मोटी मोटी जो है क्या है, बर्फ की परत जमी हुई है। ठीक है, यह यहाँ पर जो है क्या है, उत्तरी ध्रुव पर जो ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। यहाँ पर तापमान जो क्या है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तापमान बहुत ही कम होता है। यहाँ पर कोई भी अस्थायी रूप से रहता नहीं। ठीक है, कोई भी अस्थायी महाद्वीप यहाँ नहीं है। समझ गए। चलिए नॉर्थ पोल के बारे में जानेंगे। अब साउथ पोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, दक्षिणी ध्रुव के बारे में यानी साउथ पोल। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे नीचे यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। सबसे पृथ्वी के नीचे जो है, अब जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर में जो है ये यहाँ पर क्या है, बीच में जो है यहाँ पर इक्वेटर है। इसके सबसे ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, तो इक्वेटर से जितने ऊपर हम जाएंगे उतना तापमान कम होगा, फिर इक्वेटर से जितना नीचे जाएंगे हम उतना तापमान
कम होता है। तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर भी क्या है, अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है, ये पूरा बर्फ से एकदम ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ स्थल जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है साउथ पोल पर। यहाँ जो है आपको पेंगुइन पाए जाते हैं। ठीक है, यह जगह उत्तरी ध्रुव से भी ज्यादा क्या है, ठंडा है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि यह जो उत्तरी ध्रुव से भी ज्यादा क्या है, ये साउथ पोल बहुत ही ठंडा है। यहाँ दुनिया का सबसे ठंडा तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है साउथ पोल पर। तो ये जो है हमारे जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, अलग अलग तरह से बटा हुआ है, जैसे ध्रुवों में, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों, जैसे हिमालय पर जमी हुई बर्फ, यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ जो है जमी हुई है, ये भी फ्रेश वाटर है। भूमिगत जल जो धरती के अंदर है, उसके बाद नदियां, झीलें और तालाब में जो है ये सब फ्रेश वाटर का जो है समूह है, जहाँ पे हमें फ्रेश वाटर मिलता है, जो पीने वाला पानी होता है। चलिए आगे देख लीजिए, निष्कर्ष क्या निकलता है, पृथ्वी पर जल बहुत अधिक मात्रा में होने के बावजूद पीने योग्य शुद्ध जल जो है बहुत कम है। इसीलिए हमें जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे हम और भी देखते हैं। अच्छा अच्छा पॉइंट है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस आपको पता है हर एक वर्ष 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को, इस पर हम बात करते हैं। 1992 में रियो अर्थ समिट ब्राजील में जल संरक्षण पर चर्चा हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण पर, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग पर जो चर्चा हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो जगह का नाम है रियो डी जेनेरियो, JANERIO। रियो डी जेनेरियो में जो है 1992 में एक जो है समिट हुआ, सम्मेलन हुआ। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जल संरक्षण पर चर्चा हुई, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग करना है इस पर चर्चा हुई। विभिन्न देशों के जो है यहाँ पर सदस्य भाग लिए, और इसी 1992 के रियो अर्थ समिट में जो है विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया, विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय। और 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसे हम विश्व जल दिवस मनाते हैं इसीलिए क्योंकि पृथ्वी पर जो है जल जो है 1% से भी कम जो है पीने योग्य है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इस पर। इसीलिए जल का संरक्षण करना, जल कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो 22 मार्च को हर एक साल जल संरक्षण के प्रति अवेयर करते हैं लोगों को। अब है जल के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर। कठोर जल यानी एक होता है हार्ड वाटर, कठोर जल जो समुद्र के जल होते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे लवण होते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। जो समुद्री जल होता है ये खारा जल होता है। ठीक है, ये कठोर जल है। अब है मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर या फ्रेश वाटर, यह पीने योग्य होता है, इसमें लवण यानी नमक कम होता है। ठीक है, तो जल के प्रकार एक कठोर वाटर, एक मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। अब आगे देख लीजिए, पृथ्वी पर जल का वितरण। कुल जल मान लीजिए 100% है पृथ्वी पर। ठीक है, इसमें से 97.5% जल जो है क्या है, समुद्री में, यानी कि इतना जल समझिए क्या है, समुद्र और महासागर, यानी जो खारा है पीने योग्य नहीं है। और इतना मात्र इतना 2.5% जो है क्या है, शुद्ध जल है। ठीक है, फ्रेश वाटर है जिसको हम पीने योग्य, इसमें से भी पीने योग्य बहुत ही कम है, 1% है। फ्रेश वाटर में भी यहाँ पे आगे हम बांट दिए हैं, देख सकते हैं। फ्रेश वाटर 2.5% है, जिसमें से 60% क्या है, ग्लेशियर है, जो हिमालय में बर्फ की तरह जो है आर्कटिक महासागर में एक तरह से जो है जमा हुआ है। 30% जल भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड है, नीचे है। और 10% क्या है, नदी, झीलें, तालाब में जो है ये है। इसमें से जो है इसी 2.5% में से मात्र 1% जल है पीने योग्य है, जो पानी के रूप में है, लिक्विड के रूप में। और ये सब ज्यादातर जो है समझिए 1.5% जो है, जो क्या है, ग्लेशियर के रूप में है। समझ गए। अब निष्कर्ष यहाँ पर है, पृथ्वी पर बहुत सारा जल होने के बावजूद पीने योग्य जल क्या है, बहुत कम है। इसलिए जल का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर जल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर, पृथ्वी पर कुल जल में 1% से भी कम पानी पीने योग्य यानी पेयजल है। इसीलिए जल संरक्षण बहुत ही जरूरी है।
समझ गए। मानव शरीर में जल, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर क्या होता है, खून होता है, जिसमें लगभग 80% क्या होता है, पानी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 लीटर, 5 से 6 लीटर खून होता है, जिसमें से 80% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है। अब देख लीजिए, वायुमंडल में जल मापन। वायुमंडल में जो है, जो जल का हम मापन कैसे करते हैं, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसको किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अब है जल के रूप, सॉफ्ट वाटर के रूप। जल क्या है, एक कंपाउंड है, ये अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग तरह के अणु से मिलकर जल बना है, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आगे हम देखते हैं, यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड यानी ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यानी बर्फ ठोस में, बर्फ द्रव में पानी, और गैस में जल वाष्प। अब अलग अलग देख लेते हैं ठोस, द्रव, गैस को थोड़ा सा जान लेते हैं। ठोस यानी कि इसका कण जो होता है बहुत ही नजदीक नजदीक होता है, इसलिए ये हार्ड होता है, रिजिड होता है। ठीक है, इसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ये आसानी से दबता नहीं है। ठीक है, जैसे बर्फ हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब सॉलिड के उदाहरण है। द्रव, इसका कण जो है सॉलिड से थोड़ा ज्यादा दूरी पर होता है, सॉलिड का बहुत नजदीक होता है पार्टिकल, इसीलिए मजबूत होता है। द्रव का जो है पार्टिकल थोड़ा सा दूरी पर रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है आकार तो निश्चित होता है, लेकिन आयतन इसका निश्चित नहीं होता है। जिस भी आयतन वाले बर्तन में हम इसका डालेंगे, उसी जो है शेप का वो हो जाएगा। इसका जो है द्रव का याद रखिएगा, आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। ये बर्तन के अनुसार ये अपना आकार बदलता है। जिस बर्तन में देखिए, इस बर्तन में डाले तो इसका आकार, इसमें डाले तो इसका आकार, अगर बड़े बर्तन में डालेंगे तो बड़े बर्तन का आकार ले लेंगे। तो आकार जो है निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित है। 1 लीटर पानी अगर देंगे तो ये 1 लीटर ही रहेगा, इसमें भी देंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, इसमें भी देंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है इसका निश्चित नहीं होता है। आकार जो है बर्तन के अनुसार ये बदलता है। इसका उदाहरण क्या है, द्रव का पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब द्रव का उदाहरण है। चलिए अब थोड़ा सा गैस के बारे में जान लेते हैं। गैस, इसका कण जो है बहुत ही दूर दूर रहता है। ठीक है, जलवायु, गैस का कण जो है दूर दूर रहता है। गैस का कण क्या होता है, दूर दूर रहता है। ठीक है, ये इसका कण जो है दूरी दूरी पर रहता है, न आकार निश्चित होता है और न ही आयतन गैस का। ठीक है, ये हर दिशा में फैल सकता है। ठीक है, जैसे हवा हो गया, हवा क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। भाप क्या है, गैस है। ठीक है, उसी तरह से अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो उसका जो गैस निकलता है वो क्या है, उसमें से जो धुआं निकलता है वो गैस है। और इसका जो है पार्टिकल बहुत दूरी दूरी रहता है, इसलिए फैल जाता है, इसलिए हमें इसका सेंट जो है हमारे नाकों तक आती है। तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, और इसीलिए बर्फ जो है पानी में तैरती रहती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जमना स्टार्ट कर देता है, वो आगे हम देखते हैं। तो आपको पूछेगा कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, जहां पर वो तैरने लगता है, डूबता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, जल क्या है। जल का जो है सूत्र होता है H2O। ये केमिकल जो है कंपाउंड से, यानी रासायनिक संरचना है, दो पार्टिकल मिलके बना है। जैसे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बन के क्या बना है, हाइड्रो और जल बना है, H2O। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, जल का रासायनिक सूत्र। और हार्ड वाटर का D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का 2 और ड्यूटेरियम का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। चलिए अब देखते हैं जल का, जल के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का हिमांक कितना होता है, तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है जमना स्टार्ट कर देता है,
यानी इस तापमान पर जल जमकर बर्फ बन जाता है। यानी परिभाषा में देखिए, जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का हिमांक जो है होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है जमना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलने कब लगता है? तो जल का क्वथनांक, हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक होता है। इस तापमान पर जल उबलने लगता है। ठीक है, यानी बुलबुला छोड़ने लगता है, वाष्प इसमें से निकलने लगता है अधिक मात्रा में। परिभाषा क्या है? जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है और उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी जब वायुमंडलीय जो तापमान है और जल का तापमान जब बराबर हो जाता है तो ये क्या होता है? भाप में बदलने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, अब है जल के गुण। शुद्ध जल ये स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, ये जल का गुण है। क्या है गुण है? शुद्ध जल का गुण है कि ये स्वादहीन होता है। ठीक है, इसमें गंध कोई भी सेंट नहीं रहता है, यानी गंध नहीं रहता है। ये पारदर्शी होता है, यानी इधर इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में जो है रक्त के मानव शरीर में जल, एक मनुष्य सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है जिसमें 80% पानी होता है। इससे पहले भी हम बताए हैं इसको। चलिए, अब जल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। गर्म पानी के स्रोत। मणिकरण साहिब हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण साहिब हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के स्रोत है। क्या है? यहाँ पे जो है गर्म पानी आता है। इसे प्राकृतिक गीजर, नेचुरल गीजर कहा जाता है। किसे? मणिकरण साहिब को। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जिसे प्राकृतिक गीजर भी कहते हैं। ठीक है, वर्षा यानी रेनफॉल। जब जलवाष्प ठंडी होकर संघनन करती है तो वह बादल बनते हैं और बाद में यह बादल वर्षा के रूप में पानी बरसाते हैं। तो यह क्या होता है? आगे हम जब जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम संघनन के बारे में भी जानेंगे। जलवाष्प जब क्या होता है, नीचे से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है जल पर तो ये जलवाष्प बन के क्या हो जाता है? वातावरण में जाके ये बादल का निर्माण करती है। ठीक है, ऊपर, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होता है, ठंडा होकर ये बादल बनेगा। यही बादल जब भारी होने लगता है तो ये जल के रूप में फिर पृथ्वी पर गिरने लगता है। ठीक है, तो यही है जब जलवाष्प ठंडी होकर संघनन यानी कंडेंसेशन वो करती है तो बादल बनते हैं और बाद में यही बादल वर्षा के रूप में पानी बरसाते हैं। ठीक है, अब है इंद्रधनुष यानी रेनबो। बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है हमेशा। जब बारिश खत्म होगी उसके बाद इंद्रधनुष दिखाई देगा और यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पुराने समय में जल के स्रोत थे। यानी पहले लोग पानी कहाँ से लेते थे? तो प्याव यानी कि पहाड़ी पर होता था, प्याव, मशक, कुएं और बावड़ियां, इससे जो है पानी पहले लोग पीते थे। ठीक है, याद रखे, वो पूछा जाता है बार बार। जल संरक्षण संगठन। तरुण भारत संघ एक संस्था है जो क्या करता है? यह संस्था तालाब, नदियां और झीलों के संरक्षण व मरम्मत का कार्य करती है। तरुण भारत संघ क्या करती है? तालाब हो, नदियां हो, झीलें हो, इसके संरक्षण व मरम्मत का कार्य करती है। यही तरुण भारत संघ जो है अलग अलग तरह के जो विलुप्त होते रहता है तालाब, झील, नदियां, इस सब का क्या करता है? संरक्षण करता है और इसे मरम्मत का कार्य करती है तरुण भारत संघ। चलिए, अब है पहाड़ों में जल का स्रोत। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का मुख्य स्रोत चश्मे होते हैं। चश्मे, ठीक है, पहाड़ी पर जल के मुख्य स्रोत को क्या कहते हैं? चश्मा। ठीक है, स्प्रिंग्स, चश्मे कहते हैं। पूछा भी गया है एग्जाम में, ये इंपोर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? चश्मा, चश्मे बोलते हैं। अब है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाली गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यानी SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये सब जो है वायुमंडल में जाके मिलता है। ये गैस पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती है। ठीक है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है ये गैस। ठीक है, और ये पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती है जिसे अम्ल वर्षा होती है। इसी से जो है ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ रहा है।
कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में घुल सकता है, लेकिन एसिड रेन में मुख्य कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, चलिए अब पीएच और जल शुद्धिकरण। पीएच मान देख लेते हैं। पीएच वैल्यू, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये तटस्थ होता है यानी नेचुरल है। पीएच अगर 7 से क्या होगा, कम होगा तो वो अम्लीय होगा, अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा। ठीक है, अगर पीएच जो है 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और पीएच 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। पीएच स्केल का खोज जो है सोरेन सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज कौन किया था? सोरेन सोरेनसन ने किया था। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 7 से अगर कम रहेगा पीएच मान तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा रहेगा पीएच मान तो क्षारीय होता है। ठीक है, यानी नमकीन। अब देख रहे हैं वर्षा जल का पीएच मान। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे बातें करेंगे। बहुत सारा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, एक बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए, धन्यवाद।